तो पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे जानवरों ने मिलकर मिस्टर जोन्स के खिलाफ बगावत की और एनिमल फार्म की बुनियाद रखी। इंसानों ने दोबारा हमला तो किया, लेकिन गौशाला के युद्ध में जानवरों ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ दिया। जानवर अपनी इस जीत से फूले नहीं समा रहे थे, पर वे नहीं जानते थे कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उनके अपने ही बीच बड़ा हो रहा था। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि कैसे सत्ता की भूख और पैसों का लालच सब कुछ बर्बाद कर देता है। कड़ाके की ठंड, भूखमरी और अपनों का कत्लेआम। क्या जानवर इस नई तानाशाही से बच पाएंगे? आइए देखते हैं एनिमल फार्म का ये दूसरा और लास्ट पार्ट। गौशाला के युद्ध को बीते कुछ हफ्ते हो चुके थे। सर्दियों का मौसम आ गया था। इसी दौरान खूबसूरत सफ़ेद घोड़ी मोली का बर्ताव अजीब होता जा रहा था। वह रोज़ काम के वक्त देर से आती, कभी पेट दर्द का बहाना बनाती और खेतों से भाग जाती। वो अक्सर फार्म की बाउंड्री वॉल के पास खड़ी रहती और पड़ोस के फार्म के इंसानों को देखती रहती। एक सुबह क्लोवर घोड़ी मोली के पास गई और उसे अकेले में ले जाकर पूछा कि कल मैंने देखा कि बाउंड्री के पास तुम एक आदमी से बात कर रही थी और वो तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रहा था और तुम मज़े से आंखें बंद करके खड़ी थी। मोली ने घबराकर अपनी आंखें चुराई और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस हवा चल रही थी। क्लोवर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मोली, मेरी तरफ देखो। क्या उस इंसान ने तुम्हें खाने के लिए चीनी की डली नहीं दी? क्या उसने तुम्हारे बालों को नहीं सहलाया? मोली झूठ नहीं बोल पाई और वो वहां से रोती हुई भाग गई। 3 दिन बाद मोली अचानक फार्म से गायब हो गई। कई हफ्तों तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ है। फिर कबूतरों ने आकर खबर दी कि उन्होंने मोली को शहर के एक पब के बाहर देखा है। वह एक शानदार बग्घी के आगे बंधी हुई थी। उसका मालिक एक लाल चेहरे वाला इंसान था जिसने मोली को रेशमी रिबन पहना रखा था और वो मज़े से चीनी खा रही थी। एनिमल फार्म के इतिहास में ये पहली गद्दारी थी। सुअरों ने तुरंत आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी जानवर मोली का नाम नहीं लेगा। वो आज़ादी की कीमत नहीं समझ पाई और चंद चीनी के दानों के लिए फिर से इंसानों की गुलाम बन गई। फार्म के पास एक ऊंची पहाड़ी थी। एक दिन स्नोबॉल ने उस पहाड़ी का मुआयना किया और जानवरों से कहा, अगर हम इस पहाड़ी पर एक बहुत बड़ी विंड मिल बना ले तो हम हवा की ताकत से बिजली पैदा कर सकते हैं। उस बिजली से हमारे अस्तबल में लाइटें जलेंगी, सर्दियों में कमरों को गर्म रखा जा सकेगा और सबसे बड़ी बात, खेतों को जोतने और काटने के लिए मशीनें चलेंगी। फिर हमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना होगा, बाकी समय हम आराम करेंगे और किताबें पढ़ेंगे। ये सपना जानवरों के लिए किसी जन्नत जैसा था, लेकिन नेपोलियन इस प्लान के सख्त खिलाफ था। वो कहता था कि ये विंड मिल बकवास है। अगर हम अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक देंगे तो खेतों में अनाज कौन उगाएगा? हम सब भूख से मर जाएंगे। इस वक्त सबसे ज़रूरी है अनाज का उत्पादन बढ़ाना, ना कि बिजली के सपने देखना। स्नोबॉल ने फार्म हाउस के एक पुराने कमरे को अपना स्टडी रूम बना लिया। उसने जोन्स की किताबों से आर्किटेक्चर सीखा और उस फर्श पर चौक से विंडमिल का पूरा नक्शा बनाना शुरू कर दिया। वो घंटों वहां बैठा रहता, लकीरें खींचता, गणित के हिसाब लगाता। बाकी जानवर भी उस कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते और उस मुश्किल नक्शे को देखकर हैरान होते। आखिरकार वो रविवार आ ही गया जब विंडमिल के प्लान पर अंतिम फैसला होना था। सारे जानवर बाड़े में इकट्ठे थे। स्नोबॉल स्टेज पर खड़ा हुआ। उसने जानवरों को विजुअलाइज कराया कि कैसे बिजली के आने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वो इतनी खूबसूरती और जोश से बोल रहा था कि सारे जानवर मंत्रमुग्ध हो गए। जब उसने अपना भाषण खत्म किया तो बाड़े में तालियों और चीखों की गूंज उठ गई। ये साफ था कि स्नोबॉल वोट जीत चुका था। तभी नेपोलियन आया। उसने स्नोबॉल की तरफ देखा और एक सीटी बजाई। तभी बाड़े के मुख्य दरवाजे से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी कि जानवरों का खून जम गया। 9 विशाल, खूंखार और भयानक शिकारी कुत्ते बाड़े के अंदर घुस आए। ये वही बच्चे थे जिन्हें नेपोलियन ने महीनों पहले अटारी में छुपाकर पाला था। अब वे बड़े हो चुके थे। उनके गलों में लोहे के कड़े थे, उनकी आंखों में पागलपन था और उनके मुंह से राल टपक रही थी। वो सीधे स्टेज पर बैठे स्नोबॉल की तरफ लपके। स्नोबॉल के होश उड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए स्टेज से नीचे कूदा और बाहर की तरफ भागा। स्नोबॉल आगे आगे भाग रहा था और वो 9 कुत्ते उसके पीछे भाग रहे थे। उनके दांत स्नोबॉल की पूंछ से सिर्फ कुछ इंच दूर थे। स्नोबॉल भागते भागते फार्म की आखिरी बाउंड्री के पास पहुंचा। वहां बने एक छोटे से छेद से वह रेंगकर बाहर निकला और घने जंगलों में गायब हो गया। सारे जानवर डरे सहमे वापस बाड़े में लौटे।
नेपोलियन स्टेज के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा हुआ। उसके आसपास वो 9 खूंखार कुत्ते बैठे थे। नेपोलियन ने अपनी भारी और कड़क आवाज में पहला तानाशाही फरमान सुनाया कि आज से रविवार की सारी जनरल मीटिंग्स हमेशा के लिए बंद की जाती है। आज के बाद फार्म का कोई भी फैसला वोटिंग से नहीं होगा। फार्म को कैसे चलाना है, इसके लिए सुअरों की एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मैं खुद करूंगा। ये कमेटी बंद कमरों में फैसले लेगी और रविवार की सुबह सिर्फ आपको वो फैसले सुनाए जाएंगे। आपको कोई सवाल उठाने की इजाजत नहीं होगी। ये सुनते ही कुछ समझदार जानवरों के मन में धक्का लगा। उन्हें एहसास हुआ कि ये तो सीधे सीधे आज़ादी का कत्ल है। तभी स्क्वीलर आता है और बोलता है कि लीडर नेपोलियन का मानना है कि सब जानवर बराबर हैं। आप सोचो कि अगर आज आपने वोट डालकर स्नोबॉल के झांसे में आकर गलत फैसला ले लिया होता तो क्या होता। और सबसे बड़ी बात, क्या तुम चाहते हो कि मिस्टर जोन्स वापस आ जाए? एक बार फिर जोन्स के नाम का भूत खड़ा कर दिया गया और सब ने डर के मारे उसकी बात मान ली। तख्ता पलट के ठीक 3 हफ्ते बाद रविवार की सुबह नेपोलियन ने स्टेज पर आकर एक ऐसा ऐलान किया जिसने जानवरों के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि एनिमल फार्म पर विंड मिल बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। जानवर हैरान रह गए। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। 3 हफ्ते पहले तो नेपोलियन ने इस विंड मिल के नक्शे पर पेशाब किया था और इसे बकवास बताया था। फिर आज अचानक इसे बनाने का फैसला क्यों? हमेशा की तरह स्क्वीलर उनके पास आया और उसने कहानी को पूरा घुमा दिया और उसने कहा कि ये तो लीडर नेपोलियन का अपना ओरिजिनल प्लान था, जिसे स्नोबॉल ने उनके कागजात चुराकर अपना नाम दे दिया था। लीडर नेपोलियन ने जानबूझकर इस प्लान का विरोध किया था, क्योंकि यह उनकी एक रणनीति थी ताकि वे उस खतरनाक गद्दार स्नोबॉल को फार्म से बाहर निकाल सकें। जानवरों को रणनीति शब्द का मतलब नहीं पता था, पर स्क्वीलर जिस आत्मविश्वास से बोल रहा था और उसके पीछे जो कुत्ते गुर्रा रहे थे, उन्हें देखकर जानवरों ने मान लिया कि ये सच होगा। नेपोलियन ने साफ कह दिया कि ये काम बहुत बड़ा है, इसके लिए जानवरों को पागलों की तरह मेहनत करनी होगी। शायद उनका खाना भी कम करना पड़े, पर यह विंडमिल बनकर रहेगी। पूरा साल जानवरों ने गुलामों की तरह खेतों और पहाड़ियों पर पसीना बहाया, लेकिन उनके दिल में एक तसल्ली थी कि वो जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए नहीं। विंडमिल बनाना उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। पहाड़ों पर बड़े बड़े चूने के पत्थर तो थे, पर दिक्कत ये थी कि उन पत्थरों को तोड़ा कैसे जाए। जानवरों के पास ना तो गेंती थी और ना ही हथौड़े। हफ्तों की माथापच्ची के बाद स्वरों को एक तरकीब सूझी, ग्रेविटी का इस्तेमाल। जानवर उन विशाल पत्थरों को अपनी पूरी ताकत से खींचकर पहाड़ी के एकदम टॉप पर ले जाते। वहां बॉक्सर, क्लोवर और यहाँ तक कि सुअर भी रस्सी खींचने में मदद करते। फिर जब पत्थर बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाता तो उसे पूरी ताकत से नीचे खाई में धकेल दिया जाता। नीचे गिरने के बाद वो पत्थर छोटे टुकड़ों में टूट जाता। फिर उन टुकड़ों को गधे और घोड़ों की पीठ पर लादकर वापस पहाड़ी के ऊपर लाया जाता ताकि दीवार चुनी जा सके। ये काम इतना थका देने वाला था कि एक एक पत्थर को तोड़ने में पूरा दिन निकल जाता था। फिर एक दिन नेपोलियन ने यह फरमान दिया कि विंडमिल का काम बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए अब से रविवार की दोपहर को भी काम किया जाएगा। हालांकि काम पूरी तरह से मर्जी का होगा। जो जानवर काम नहीं करना चाहता वो आराम कर सकता है। जानवर खुश होने ही वाले थे कि नेपोलियन ने अपनी बात पूरी की और कहा, लेकिन जो जानवर रविवार को काम पर नहीं आएगा उसका राशन आधा कर दिया जाएगा। जानवरों को समझ आ गया कि ये मर्जी का काम नहीं बल्कि सीधी धमकी थी। भूख के डर से सारे जानवर रविवार को भी धूप में पत्थर ढोने लगे। खेतों में ना उगने वाली चीजें जैसे लोहा, कंक्रीट की कमी होने पर नेपोलियन ने इंसानी बाजारों के साथ व्यापार करने का ऐलान किया और उसने कहा कि हम अपने यहाँ पैदा हुआ गेहूं और जई का एक हिस्सा बेचेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुर्गियों के अंडे को भी बाजार में बेचा जाएगा। ये सुनते ही जानवरों के बीच एक ठंडा सन्नाटा पसर गया। उन्हें ओल्ड मेजर की वो बात याद आई कि इंसानों से कभी भी व्यापार मत करना। अब हर सोमवार को एक इंसानी एजेंट फार्म आने लगा जो नेपोलियन और इंसानों के बीच दलाली करता था। इसी दौरान सुअरों ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया। वे चुपके से बाड़े से निकलकर मिस्टर जोन्स के उस आलीशान फार्म हाउस के अंदर शिफ्ट हो गए। वे वहां के कमरों में रहने लगे, ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर चाय पीने लगे और किचन में खाना पकाने लगे। जानवरों को जब ये पता चला तो वो परेशान हो गए, क्योंकि चौथे नियम में बिस्तर पर सोने की मनाही थी। तभी हमेशा की तरह स्क्वीलर वहां पहुंच गया और बोला
कि मेरे भाइयों, आपको पता चल गया होगा कि हम सुअर अब फार्म हाउस के बिस्तरों पर सो रहे हैं। नियम सिर्फ इंसानों की बनाई चादरों के खिलाफ था। हम सुअरों ने बिस्तरों से सारी चादरें हटा दी हैं और हम सिर्फ कंबलों के बीच सोते हैं। जब बाकी जानवर ने जाके नियम पढ़ा तो अब उसमें बदलाव करके चादर पे नहीं सो सकते लिख दिया गया था। इसके बाद फिर नवंबर में एक भयानक तूफान आया जिससे आधी बन चुकी विंडमिल पूरी तरह ढह गई। महीनों की मेहनत को मलबे में बदला देख जानवर सदमे में आ गए। तभी नेपोलियन ने वहां पहुंचकर सारा दोष तूफान पर डालने के बजाय स्नोबॉल पे मर दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि स्नोबॉल ने रात के अंधेरे में आकर इस प्रोजेक्ट को बर्बाद किया है। नेपोलियन ने उसे मौत की सजा सुनाई और पकड़ने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। वहां सुअर के पैरों के कुछ निशान भी ढूंढे गए जिन्हें नेपोलियन ने जबरन स्नोबॉल के निशान घोषित कर दिए। डरे हुए जानवरों ने चुपचाप इस बात को सच मान लिया। फिर उसने कहा कि ये गद्दार स्नोबॉल सोचता है कि वो हमें रोक देगा। नहीं, हम पूरी सर्दियां काम करेंगे, चाहे बर्फ पड़े या तूफान आए। हम दीवार को पहले से दुगना मोटा बनाएंगे, विंडमिल बनकर रहेगी। बॉक्सर ने गहरी सांस ली, अपनी थकावट को भुलाया और अपने मन में कहा कि नेपोलियन हमेशा सही होता है, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। लेकिन हकीकत ये थी कि विंडमिल तूफान और सुअरों की खराब इंजीनियरिंग की वजह से गिरी थी। साल 1946 की सर्दियों में कड़ाके की ठंड के कारण स्टोर रूम में रखे आलू सड़ गए, जिससे फार्म में भुखमरी फैल गई। बाहरी दुनिया और इंसानों से ये सच छुपाने के लिए नेपोलियन ने एक चाल चली। उसने अनाज के खाली बोरों को नीचे रेत से भरकर ऊपर अनाज की पतली परत बिछा दी। जब इंसानी एजेंट फार्म में आया तो उसने ये देखकर शहर में अफवाह फैला दी कि जानवरों के पास भारी मात्रा में अनाज है। दुनिया के सामने तो सब ठीक था, पर बाड़े के अंदर मासूम जानवर भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। नेपोलियन ने मुर्गियों के बाड़े में आकर कहा कि अब से तुम्हें हर हफ्ते 400 अंडे देने होंगे। इन अंडों को बाजार में बेचा जाएगा, उससे जो पैसे आएंगे उससे फार्म के लिए अनाज और कंक्रीट खरीदा जाएगा। ये सुनते ही मुर्गियों के बीच चीख पुकार मच गई। वे गुस्से में पंख फड़फड़ाने लगी। जब से बगावत हुई थी, ओल्ड मेजर के सिद्धांतों के मुताबिक मुर्गियों को यह भरोसा दिया गया था कि उनके अंडे कभी उनसे नहीं छीने जाएंगे। और अब ठीक जोन्स की तरह नेपोलियन उनके अंडों यानी बच्चों का सौदा कर रहा था। मुर्गियों ने पहली बार सुअरों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने तय किया कि वो नेपोलियन को एक भी अंडा नहीं देंगी। वे उड़कर बाड़े की ऊंची छतों पर जाकर बैठ गई। जब भी उनके अंडे देने का वक्त आता, वे जानबूझकर अंडों को इतनी ऊंचाई से नीचे फर्श पर गिरा देती कि वो चटक कर टूट जाते या कीचड़ में मिल जाते। वो चिल्लाती कि हम अपने बच्चों का सौदा नहीं होने देंगे। नेपोलियन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा कि आज से किसी भी मुर्गी को एक भी दाना नहीं दिया जाएगा और जिसने भी इन्हें दाना खिलाया तो उसे सीधे मौत की सजा दी जाएगी। नेपोलियन के कुत्तों ने मुर्गियों के बाड़े को चारों तरफ से घेर लिया। दिन बीते, रातें बीती, मुर्गियां छत पर बैठी भूख से तड़पती रही। वे नीचे नहीं आ सकती थी क्योंकि नीचे कुत्ते मुंह फाड़े खड़े थे। 5 दिनों तक ये दर्दनाक ड्रामा चला। आखिरकार भूख के आगे मुर्गियां हार गईं। वे कमजोर होकर छत से नीचे गिरने लगी। 9 मुर्गियां भूख से तड़प कर मर गईं। सुअरों ने चुपके से उनकी लाशों को फार्म के कोने में दफना दिया और ये अफवाह फैला दी कि बीमारी की वजह से इनकी मौत हुई है। बाकी बची मुर्गियों ने रोते हुए घुटने टेक दिए और उनके अंडे बाजार में बेचे जाने लगे। इसके ठीक 4 दिन बाद दोपहर के वक्त नेपोलियन ने अचानक सारे जानवरों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया। पहले कुछ सेकंड तक तो वो चुप रहा, फिर उसने एक भयानक और तीखी चीख मारी। चीख सुनते ही 3 कुत्ते सीधे उन 4 युवा सुअरों की तरफ लपके जिन्होंने पहली मीटिंग में सुअरों की तानाशाही का विरोध किया था। कुत्ते ने उन चारों सुअरों के कान पकड़ लिए और उन्हें घसीटते हुए खून से लथपथ हालत में नेपोलियन के पैरों के पास लाकर पटक दिया। सुअर दर्द और खौफ से चीख रहे थे। तभी बाकी के 3 कुत्ते अचानक बॉक्सर की तरफ लपके। वे बॉक्सर का गला काटना चाहते थे, लेकिन बॉक्सर कोई कमजोर जानवर नहीं था। उसने जैसे ही कुत्तों को आते देखा, उसने हवा में अपने विशाल लोहे जैसा खुर उठाया और सीधे कुत्ते की छाती पर दे मारा। वो कुत्ता दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिरा। नेपोलियन का चेहरा गुस्से और डर से कांप रहा था। उसने कड़क आवाज में कहा कि बॉक्सर, उस कुत्ते को छोड़ दो। बॉक्सर ने अपना पैर हटा लिया और वो कुत्ता दुम दबाकर रोता हुआ नेपोलियन के पीछे छिप गया। उसने चिल्लाकर कहा, और कौन कौन गद्दार है, सामने आओ। मुर्गियों के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली वो 3 मुर्गियां सामने आई। उन्होंने कहा कि स्नोबॉल ने उनके सपने में आकर उनसे अंडे तोड़ने को कहा था। कुत्तों ने उनके सर धड़ से अलग कर दिए।
एक बत्तख सामने आई, उसने कबूल किया कि उसने रात को खेतों से अनाज चुरा कर खाया था। कुत्तों ने उसका पेट फाड़ दिया। एक एक करके जानवर अपना गुनाह कबूल कर रहे थे और नेपोलियन के कुत्ते उनके चीथड़े उड़ा रहे थे। अहाते की मिट्टी खून से सन गई थी। हवा में मांस जलने और खून की ऐसी भारी बदबू फैल गई थी जो जोन्स के समय भी कभी नहीं आई थी। जब कत्लेआम थमा तो बचे हुए जानवर खौफ के मारे पहाड़ी की तरफ भाग गए। कत्लेआम से बचे डरे सहमे जानवर पहाड़ी पर बैठकर रोने लगे। घोड़ी ने रोते हुए सोचा कि क्या उन्होंने इसी दिन के लिए बगावत की थी जहां आज उनके अपने ही भाई उनका गला रेत रहे हैं और उनसे उनकी आज़ादी छिन चुकी है। अपनी उदासी कम करने के लिए जानवरों ने बगावत का पुराना वो गीत गाना शुरू करा। तभी सुअरों के प्रवक्ता ने आकर उस गीत पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। उसने तर्क दिया कि बगावत अब पूरी हो चुकी है और गद्दार मारे जा चुके हैं, इसलिए अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दिन बीते, महीने बीते और सभी जानवर जुल्म को सहते रहे। अब बॉक्सर की उम्र ढलने लगी थी। उसकी टांग का घाव कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक उसके सीने से एक अजीब सी आवाज़ आई। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वह सीधे ज़मीन पर गिर पड़ा। वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। सारे जानवर दौड़कर वहां पहुंचे। नेपोलियन ने तुरंत ऐलान किया कि हम सबसे वफादार साथी को शहर के सबसे बड़े जानवरों के अस्पताल में भेज रहे हैं, जहां उसका सबसे बेहतरीन इलाज होगा। 2 दिन बाद फार्म के अहाते में एक बड़ी बंद गाड़ी आकर रुकी। सारे जानवर काम छोड़कर दौड़े। उन्होंने देखा कि बॉक्सर गाड़ी के अंदर बंद था। वे गाड़ी के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे कि बॉक्सर जल्दी ठीक होकर आना। लेकिन गधे ने गुस्से में अपने खुर जमीन पर पटके और कहा कि देखो गाड़ी पर क्या लिखा है। गाड़ी पर लिखा था घोड़े का मांस काटने और चमड़ा बनाने वाली कंपनी। वे बॉक्सर को कसाई के पास भेज रहे थे। जानवरों के होश उड़ गए। वे गाड़ी के पीछे भागे। क्लोवर ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और चिल्लाई कि बॉक्सर बाहर निकलो, वे तुम्हें मार डालेंगे। गाड़ी के अंदर बंद बॉक्सर ने जब ये सुना तो उसने अपनी बची कुची ताकत समेटी और गाड़ी के दरवाजे पर अपने खुरों से वार करना शुरू किया। लेकिन वो जवानी के दिन चले गए थे। अब उसके पैरों में वो ताकत नहीं बची थी। कुछ ही सेकंड में उसके खुरों की आवाज़ें धीमी हो गई। गाड़ी तेज रफ्तार से गेट के बाहर निकल गई और धूल के गुबार में गायब हो गई। एनिमल फार्म का सबसे वफादार और मेहनती बेटा बॉक्सर हमेशा के लिए कसाई के हवाले कर दिया गया। 3 दिन बाद स्क्वीलर उनके बीच आया और कहा कि मैं बॉक्सर के आखिरी वक्त में उसके साथ अस्पताल में था। उसने मरते वक्त मुझसे कहा कि लीडर नेपोलियन हमेशा सही होते हैं, काम करते रहना। असल में अस्पताल ने वो गाड़ी कसाई से खरीदी थी, लेकिन वो उस पर पुराना नाम मिटाना भूल गए थे। जानवरों ने एक बार फिर इस सफ़ेद झूठ पर यकीन कर लिया और उसी रात फार्म हाउस के अंदर सुअरों की एक बहुत बड़ी पार्टी हुई, जहां उन्होंने शहर से मंगवाई शानदार विदेशी शराब पी। वो शराब उसी पैसे से आई थी जो कसाई ने बॉक्सर की लाश के बदले उन्हें दी थी। फिर इसके ठीक 1 हफ्ते बाद एनिमल फार्म में आसपास के इंसानी किसानों की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई। बाड़े के भूखे, थके और कमजोर जानवर चुपके से खिड़की के नीचे आकर खड़े हो गए। अंदर एक बड़ी गोल मेज लगी थी। मेज के चारों तरफ 6 इंसान और 6 सुअर बैठे थे। सबके हाथों में शराब के बड़े बड़े गिलास थे। वे ताश खेल रहे थे, हंस रहे थे और सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। नेपोलियन सबसे ऊंचे सोफे पर बैठा था। बाहर खड़े बूढ़े जानवरों को अब समझ नहीं आ रहा था और वे ये फर्क नहीं कर पा रहे थे कि कौन सुअर है और कौन इंसान है। दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे हो चुके थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और पैसा अच्छे अच्छे इंसानों या लीडर्स की नीयत बदल देते हैं और वे खुद वैसे ही अत्याचारी बन जाते हैं जिनसे वे कभी नफरत करते थे। बिना सोचे समझे किसी लीडर पर आंखें बंद करके भरोसा करना अंत में सिर्फ और सिर्फ शोषण और धोखा लाता है। अगर आम इंसान जागरूक नहीं है, अपने हक के लिए सवाल नहीं पूछता और इतिहास को भूल जाता है, तो चालाक लोग उसे हमेशा बेवकूफ बनाकर उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। एक लाइन में कहें तो क्रांति चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर नीयत साफ ना हो और जनता सोई हुई हो तो सिर्फ शासक बदलते हैं। आम इंसान की गुलामी और दर्द कभी नहीं बदलता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट जरूर करना।